हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट भी लगभग तय ही है। 5 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाना है, उसके तुरंत बाद ही आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में रेलवे में वैकेंसी चल रही हैं, ठीक है। 29 अगस्त को आपके एसएससी जीडी में भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आपके जितने भी आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण हिस्ट्री की क्लास आपको डेली यहाँ से देखने के लिए मिलती है। डेली रात को 8 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास देखने को मिलती है, ठीक है। तो रात को 8 बजे डेली वीडियो से जुड़ना ना भूलें। तो इससे लास्ट वीडियो में हमने गुलाम वंश को पढ़ा था और उसके एक एक अच्छे से टॉपिक को समझा था, ठीक है। आज हम खिलजी वंश से शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि खिलजी वंश कब से कब तक गद्दी पर रहा था। खिलजी वंश रहा था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, ठीक है। इसका जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है, जो कि सबसे वृद्ध शासक था। एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को ये भी मिलता है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक कौन था? तो वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है, जो कि 1290 से लेकर कहाँ तक, 1296 ईस्वी तक गद्दी पर रहा था, ठीक है। इसने जो एक उपाधि धारण की थी, इसको उपाधि मिली थी शाइस्ता खां की, जो कि इसको किसने दी थी? कैकूबाद ने दी थी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी कैकूबाद के समय से ही शासन में था, जो कि कैकूबाद की सेना में प्रमुख हुआ करता था। कैकूबाद कौन था? गुलाम वंश का 10वें नंबर का शासक था, जो कि बलबन का पोता था, ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर था, ठीक है, जिसको हम शमसुद्दीन सेकंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सल्तनत काल का ये सबसे बुजुर्ग शासक था। इसी के समय पर कड़ा मानिकपुर कहाँ पड़ता? आपके इलाहाबाद यूपी में है। इसमें एक एक राजा शासन करता था, जिसका नाम था मलिक छज्जू। उसने विद्रोह किया था कि मैं किसी वृद्ध की बात क्यों मानूं, ठीक है, मैं एक स्वतंत्र शासक हूं और मैं स्वतंत्र ही शासन करूंगा। तो इस जिसको दबाकर क्या किया था? जलालुद्दीन ने कड़ा की जागीर अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी थी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के जो दरबारी कवि थे वो कौन कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी थे, एक तो था इसका अमीर खुसरो, जिसने एक बुक लिखी है, कौन सी? तुगलक नामा। दूसरा इसका एक दरबारी कवि था हसन देहलवी, ठीक है। ये जो अमीर खुसरो था, इसने टोटल 8 सुल्तानों का दरबार देखा था, ठीक है। बलबन के समय से ही ये दिल्ली सल्तनत में था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने क्या माना है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, ठीक है। अमीर खुसरो के अन्य रचनाएं देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी रचना ये है कि इसने तुगलकनामा पुस्तक को लिखा है, लेकिन इसकी 3 अन्य रचनाएं और हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी केवल एक रचना इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन सी है? तुगलकनामा, ठीक है। इसकी 3 रचना है, किरान उस-सदीन, गिफ्ता उल फुतू और तीसरी है आशिक का, ठीक है। अमीर खुसरो ने क्या किया था? 8 सुल्तानों का दरबार देखा था, ठीक है। 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। इनके एक गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। यहाँ से ही दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं कि 8 सुल्तानों का दरबार किसने देखा था? तो अमीर खुसरो ने देखा था। अगर पूछा जाता है कि आपसे कि 7 सुल्तानों का दरबार किसने देखा, तो वो देखा था इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार और तबला, इन सब के जनक किसको माना जाता है? इन सब के जनक भी किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो। एक यहाँ से क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है पेपर में कि तोता ए हिंद के नाम से किस को जाना जाता है? तो तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है किसको? अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अमीर एक खुसरो ने ही सबसे पहले क्या किया था? खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमीर खुसरो ने ही किया था, ठीक है। वर्ष 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की मृत्यु अलाउद्दीन ने करा दी थी। यहाँ अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कड़ा मानिकपुर में किसने विद्रोह किया था? कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू ने जो विद्रोह किया था, उसके बाद कड़ा मानिकपुर की जो जागीर थी वो जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दी थी। तो वहीं से अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक बात आई कि क्यों ना दिल्ली की गद्दी पर बैठा जाए। और मतलब उसने सोचा कि चाचा तो हमारा वैसे भी वृद्ध है, आज है कल नहीं है, तो दिल्ली की गद्दी पर ही शासन करते हैं। तो उसके लिए उसे ज़रूरत थी पैसे की।
तो उसके किसी दरबारी ने, उसके किसी सहयोगी ने बताया कि पैसे कहाँ मिलेंगे, तो उसे किसी ने बताया कि पैसे दक्षिण में एक राजा राज्य करता था, एक राजा शासन करता था जिसका नाम था रामचंद्र देव। ठीक है, जिसके पास बहुत सारा सोना था। तो इसको इसको किसी ने बताया कि राजा रामचंद्र देव के पास सोना है। तो इसने सबसे पहले क्या किया था, दक्षिण अभियान किया था। ठीक है, दक्षिण अभियान में इसने क्या किया था, रामचंद्र देव को पराजित करके वहां से सोना लूट लिया। ठीक है, सोना लूटने की खबर जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी को पता चली, तो उसने बोला कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि बिना मेरी इजाज़त का अभियान करता है, मुझे इसकी गर्दन चाहिए। तो इसने चाचा को खत लिखा कि ये सब मैंने जो भी कुछ किया है आपके लिए ही किया और आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जलालुद्दीन वहाँ आया, तो इसने अपने दो सैनिकों से के साथ मिलकर क्या किया, सैनिकों ने मतलब इसके चाचा की गर्दन काट दी। और तभी इसने अपने चाचा की लड़की से शादी भी कर ली थी। ठीक है, किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, इसका चाचा कौन था, जलालुद्दीन। ठीक है, तो यहाँ से माना जाता है अलाउद्दीन ने खुद अपने चाचा को नहीं मारा, इसके दो सैनिकों ने उसकी गर्दन काटी थी। ठीक है, और तभी इसने अपने चाचा की लड़की से शादी भी की थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आता है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय के लिए किस वंश का शासन रहा, तो वो कौन सा रहा था, खिलजी वंश का ही रहा था, जो मात्र कितने सालों तक रहा था, 30 सालों तक रहा था, 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। ठीक है, मात्र 30 वर्ष का शासन था किसका, खिलजी वंश का, जिसमें से अकेले 20 वर्ष शासन किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे ज़्यादा क्रूर शासक जो माना जाता है वो कौन माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज़्यादा क्रूर शासक माना जाता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी को हम दिल्ली का सबसे चालाक शासक भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे चालाक शासकों में से भी एक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, इसके बचपन का जो नाम था वो क्या था, अली गुरसास्प था। ठीक है, बचपन का नाम था अली गुरसास्प। ठीक है, इसके अन्य नाम थे द्वितीय सिकंदर, क्योंकि सिकंदर ने क्या किया था, भारत को जीतने का सपना देखा था, और अलाउद्दीन खिलजी ने भी भारत को जीतने का सपना देखा, तो इसलिए इसको बोलते हैं द्वितीय सिकंदर। इसका एक नाम था सिकंदर सानी, क्योंकि इसने बोला था बहुत फैलाली बाहें अब सरहदें फैलाने की बारी है। बहुत फैलाली बाहें अब सरहदें फैलाने की बारी है, किसने बोला था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका एक अन्य नाम था सिकंदर सानी। इसको जनता का चरवाहा के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और था युग का विजेता, क्योंकि इसने पूरे भारत को जीतने का सपना देखा था, जिसमें ये सफल भी हुआ है। ठीक है, इसका एक उपाधि थी अमूर उल मोमदिन। आगे चल के आपको बहुत सारे राजाओं की ये उपाधि देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, अमीर उल मोमदीन। आगे देखते हैं क्या है। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था, लाल महल दिल्ली में। ठीक है, राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, लाल महल दिल्ली में। अब अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान देख लेते हैं क्या क्या है। इसके जो विजय अभियान थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा था वो रहा था इसके 4 सेनापतियों का। ठीक है, जिसमें एक पहला सेनापति था उलूग खां। उलूग खां ने क्या किया था, उत्तर भारत पर विजय पाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, उत्तर भारत पर विजय पाने का श्रेय जाता है उलूग खां को। ठीक है, दूसरा था जफर खां, जिसको मंगोल विजय का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, जफर खां को जाता है। तीसरा इसका सेनापति हुआ करता नुसरत खां, जिसको उत्तर भारत पर विजय के लिए जाना जाता है। चौथा जो इसका था वो कौन था, मलिक काफूर था, जिसको दक्षिण विजय के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत की विजय का श्रेय किसको जाता, तो किसको जाता है, मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर कौन था, मलिक काफूर एक ट्रांसजेंडर था। ठीक है, मलिक काफूर कौन था, एक ट्रांसजेंडर, मतलब कि ना ही मेल और ना ही फीमेल, मतलब आप कह सकते हो कि हिजड़ा था। ठीक है, ट्रांसजेंडर था। और जो अलाउद्दीन खिलजी था ये बहुत ही एक नीच किस्म का आदमी था। इसने क्या किया था, उत्तर भारत में इसने मतलब जो भी सुंदर स्त्रियां इसको दिखती थी ये उनका अपहरण करता था। ठीक है, यह सुंदर स्त्रियों का गुप्त मतलब इसने एक गुप्तचर विभाग बना रखा था, जिससे इसे पता चलती है कि सुंदर स्त्रियां कहाँ हैं और कहाँ, तो उनका ये अपहरण करता था। इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ही नीच किस्म का आदमी था और बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि करके इसकी विजयों को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर भारत पर विजय, कि उत्तर भारत के हिस्से में इसने कौन कौन से स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। तो सबसे पहले आता है गुजरात अभियान। इसने सबसे पहले जो अभियान किया था वो उत्तर भारत पर किया था। उत्तर भारत पर सीमा विस्तार के लिए इसका कौन सा था, पहला अभियान। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि
क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर भारत में सीमा विस्तार के लिए इसने पहला अभियान कहाँ किया था, तो वो कहाँ किया था, गुजरात में किया था, जो कि 1297 से लेकर 1298 ईस्वी में किया था, जिसमें इसने राजा कर्णदेव को हराया और उनकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली थी। ठीक है, इसी अभियान से इसने मलिक काफूर को खरीदा था, जिसको इसने 1000 दीनार में खरीदा था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि 1000 दीनारी के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, 1000 दीनारी के नाम से जाना जाने वाला कौन था, मलिक काफूर था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलिक काफूर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको 1000 दीनार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन ने 1000 दीनार में मलिक काफूर को खरीदा था। और कहाँ से खरीदा था, गुजरात अभियान से 1297 से 98 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा इसने किया था रणथंभौर का अभियान, जो कि कब किया था इसने, 1301 ईस्वी में। यहाँ इसने हम्मीर देव को हराया था, जिसकी पत्नी रंगदेवी उसने कर लिया था जौहर। जौहर का मतलब होता है, मतलब हमारे भारत में बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हुई हैं कि उनको मर जाना पसंद है लेकिन किसी और के पास रहना पसंद नहीं है। जौहर बोलते हैं मतलब अपने पति के साथ साथ अपनी आत्महत्या कर लेना। तो यहाँ से पत्नी रंगदेवी ने जो जौहर किया था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय इतिहास का सबसे पहला जौहर किसने किया था। तो भारतीय इतिहास का सबसे पहला जौहर माना जाता है किसने, राजा हम्मीर देव की पत्नी रंगदेवी का। अब आप लोग यहाँ से ये सोचेंगे कि जौहर तो मोहम्मद बिन कासिम के समय पर भी हुआ था, जब उन्होंने सिंध क्षेत्र पर राजा दाहिर पर हमला किया था, तो वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियों ने जौहर किया था। तो बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते भी नहीं हैं कि उस समय पर कुछ स्त्रियों ने अपना जौहर किया था। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि भारतीय इतिहास का पहला जौहर कौन सा है, तो इसमें मतलब हम्मीर देव की पत्नी रंगदेवी का माना जाता है। ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया और इसी को एसएससी ने भी ठीक माना है कि पहला जो जौहर है वो किसका है, हम्मीर देव की पत्नी रंगदेवी का। ठीक है, हम्मीर देव की पत्नी रंगदेवी का। तीसरा जो इसका अभियान था वो था चित्तौड़गढ़ का अभियान, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का अभियान जो कि कब किया था इसने, 1303 ईस्वी में किया था, जहाँ पर कौन थे, राणा रतन सिंह थे। इसने राणा रतन सिंह को हराया था कब, चित्तौड़गढ़ के अभियान में 1303 ईस्वी में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का अभियान। और इसने राणा रतन सिंह का मतलब अलाउद्दीन खिलजी का एक बड़ा बेटा था खिज्र खां, जिसके नाम पर इसने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर भी रखा था, क्या रखा था, खिजरागढ़। ठीक है, खिजरागढ़ भी इसका नाम है। खिजरागढ़ इसने अपने बड़े बेटे खिज्र खां की वजह से रखा था। और रणथंभौर कहाँ है, रणथंभौर राजस्थान में है। ठीक है, इसमें भी इसकी पत्नी एक नागमती थी जिसने जौहर कर लिया था। ठीक, एक पत्नी नागमती थी, दूसरी पत्नी थी पद्मनी, जिसने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। ठीक है, राणा रतन सिंह की दो पत्नियां थी, एक नागमती और दूसरी पद्मनी। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी पुस्तक एक पद्मावत, जो कि कब लिखी गई है, 1540 ईस्वी में लिखी गई। इसमें इसकी पत्नी नागमती और दूसरी पत्नी कौन थी इसकी, पद्मनी, इन दोनों के बारे में पूरी डिटेल में लिखा हुआ पद्मावत पुस्तक में, जो कि किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 1540 ईस्वी में लिखी गई थी इस बुक में। अब यहाँ से कुछ मतलब आपको मैं एक कहानी के रूप में बताता हूँ कि राणा रतन सिंह ने पद्मनी से शादी क्यों की। एक बार जब राणा रतन सिंह शिकार पर गए हुए थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक तोता, ठीक है, एक तोता बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और इन्होंने सोचा कि क्या प्रकृति में इतना भी सुंदर कोई हो सकता है। तो तोते ने जवाब दिया कि हाँ, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर कोई है। कौन है, ये जो रानी थी, मतलब पद्मनी जो रानी थी, कहाँ की थी, ये सिंघल देश की राजकुमारी थी। सिंघल किसका पुराना नाम है, श्रीलंका का पुराना नाम होता था सिंघल। तो सिंघल देश की राजकुमारी थी। तो तोता ने बोला कि सिंघल देश की राजकुमारी जो वो मुझसे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो राणा रतन सिंह के मन में भी उन्हें देखने की आस लगी और वो सीधे श्रीलंका के लिए चल दिए। ठीक है, वहाँ उन्होंने देखा कि रानी पद्मिनी वाकई में ही बहुत ज़्यादा सुंदर थी और इन्हें उनसे प्रेम हो गया। ये और मतलब जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे वो क्या करते थे, किसी को उठाकर लाते थे, लेकिन इन्होंने उठाकर नहीं लिया और उससे रानी पद्मिनी से भी दूसरी शादी कर ली थी। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि राणा रतन सिंह को रास्ते में जो तोता मिला था उसका क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। तो तोते का नाम था हरिमन सुबा। ठीक है, हरिमन सुबा, आपको उस तोते का नाम याद रखना, हरिमन सुबा। एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। जैसे आप सब ये सोचते हैं कि एसएससी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करती है, तो क्वेश्चन तो वो ठीक है, बस आप ही को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जैसे कि क्वेश्चन इस तोते का पूछा हुआ है कि राणा रतन सिंह जब शिकार पर गए थे, उन्हें जो रास्ते में तोता मिला था, तो उस तोते का क्या नाम था, उसको तोते का नाम था हरिमन सुबा। ठीक है,
तो यहाँ से एक चीज इसमें पद्मावत पुस्तक में एक बात और लिखी गई है कि जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद पता चलती है कि रानी पद्मिनी इतनी ज़्यादा सुंदर हैं, तो उनके मन में भी उन्हें देखने की आस जागती है कि मैं भी एक बार पद्मिनी को देखना चाहता हूँ। तो उसके मन में भी जब उनको पाने के लिए लालायित हो उठा, तो उन्होंने रतन सिंह से शर्त रखी। ये बात पद्मावत पुस्तक में लिखी गई है कि उन्होंने रतन सिंह के से एक शर्त रखी कि मैं आऊँगा और मैं केवल उनको शीशे से देख लूँगा और देखकर वापस चला जाऊँगा। तो रतन सिंह इस शर्त के लिए एग्री हो गए थे। तो बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि वो रानी पद्मिनी आई, उन्होंने शीशे में अपना चेहरा दिखाया और चली गई, लेकिन ये मत बहुत सारे इतिहासकार इसे गलत भी मानते हैं कि राजस्थान के जो वीर थे वो ऐसा तो झुकेंगे है नहीं। तो क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया था। तो इसके दो सेनापति हुआ करते थे, गोरा और बादल, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। इन दोनों ने ही क्या किया था, इनको पद्मिनी ने बोला गोरा और बादल से कि अब इस देश की शान तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कम आप चिंता मत करो, हम उनको छुटा कर लाएंगे। तो ये दोनों ही, गौरा और बादल, दोनों ही इनको छुटाने के लिए गए थे। तो गौरा जिसमें युद्ध में शहीद हो गया था, गौरा युद्ध में शहीद हो गया था और बादल इनको यहाँ से मुक्त करा कर ले आया था, ठीक है। और इस युद्ध में जो माना जाता है कि राणा रतन सिंह को जो धोखा दिया था वो रणमन ने धोखा दिया था, ठीक है। रणमन हर किसी के घर में होता है, मतलब किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई यहाँ आकर युद्ध करता और जीत जाता। तो रणमन ने इनके सारे युद्ध करने की रणनीति वगैरह सब कुछ लीक कर दिया था, जिसकी वजह से राणा रतन सिंह को इस युद्ध में हार मिली थी, ठीक है। इसके बाद इसका जो चौथा अभियान था वो था मालवा का अभियान, जो कि कब हुआ था, 1305 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इसने मेहलक देव को हराया था, ठीक है। मालवा कहाँ है, दक्षिण भारत में है। तो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको याद रखना ही रखना है कि क्या है कि दक्षिण भारत पर विजय का जो श्रेय हो जाता है वो किसको जाता है, मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर, जिसको हम 1000 दीनारी के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत का जो पहला अभियान था ये कब हुआ था, देवगिरी में हुआ था। देवगिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में, जो कि कब किया था इसने, 1296 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें ये स्वयं गया था, ठीक है, स्वयं गया था। इसने टोटल दक्षिण भारत पर 4 अभियान किए थे, जिसमें जो सबसे पहला अभियान है देवगिरी, जिसमें स्वयं गया था, ठीक है, जिसमें इसने राजा रामचंद्र देव को हराया था। रामचंद्र देव को हराकर जहाँ से इसने सोना लूटा था वो कब की बात है, 1296 की बात है, जिसमें इसने स्वयं युद्ध के लिए गया था। दूसरा जो इसने अभियान चलाया था वो चलाया था तेलंगाना पर, ठीक है। तेलंगाना में इसने प्रताप रुद्र देव को हराया था, जो कि 1309 ईस्वी की बात है। यहाँ से कई बार एसएससी क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है कि तेलंगाना इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी क्या है, वारंगल, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टेप से पूछा गया कि वारंगल निम्न में से किसकी राजधानी है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि वारंगल किसकी राजधानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको याद रखना है कि वारंगल किसकी राजधानी, तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद इसने एक तीसरा अभियान किया था होयसल, ठीक है, होयसल, जिसमें इसने वीर भल्लाल देव को हराया था, ठीक है, वीर भल्लाल देव, जो कि 1310 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। द्वार समुद्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी, तो वो किसकी थी, होयसल की राजधानी थी, ठीक है। होयसल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके जितने भी ज़्यादा मतलब जो भी इसके विजय अभियान है दक्षिण भारत में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई अभियान है तो वो कौन सा है, होयसल का अभियान है, ठीक है। होयसल जिसमें इसने वीर भल्लाल देव को हराया था 1310 ईस्वी में, और जिसकी राजधानी क्या है, द्वार समुद्र थी, ठीक है। चौथा जो इसका अभियान था वो कहाँ था, पांड्या था, पांड्या में, जिसमें इसने सुंदर और वीर पांड्या दोनों को हराया था, जो कि कब हुआ था, 1311 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि प्रताप रुद्र देव ने ही कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान से जो निकला था, ठीक है। अगर आपसे पूछ जाता कि कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था, तो ये मिला था गोलकुंडा की खान से, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को दिया। एक हीरा हुआ करता था कोहिनूर, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के पास था, ठीक है। किसने दिया था, प्रताप रुद्र देव ने ही कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, ठीक है। अलाउद्दीन के कार्य देखते हैं, अलाउद्दीन के कार्य क्या क्या हैं। अलाउद्दीन के कार्य सबसे पहला कार्य इसने किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई थी, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली मतलब हुआ क्या करता था, बाजार में बहुत सारे दुकानदार जो थे, इसने एक नियम लगाया था कि
अगर किसी दुकानदार ने 100 ग्राम भी कोई वजन तोला तो मैं उसकी खाल से 100 ग्राम मांस काट लूँगा, ठीक है। तब उसे बोला जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो जनक है वो किसको माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। दूसरा जो इसने इंपॉर्टेंट कार्य किया था वो एकता प्रथा खत्म करके सैनिकों को नगद वेतन देने का शुरुआत की थी, क्योंकि इसने देखा था कि इसकी मतलब जो पहले से लोग एकता का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी किसी के परिवार में तो केवल 2 ही लोग हैं और किसी किसी के परिवार में 8 हैं, किसी के में 10 भी हैं। तो जितना भूमि का टुकड़ा जो 10 लोगों के पास है, मतलब उसी भूमि से 10 लोग अपना परिवार चला रहे हैं और उसी भूमि से 2 लोग अपना परिवार चला रहे हैं। तो इसने सोचा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर कोई मेरी सेना में काम कर रहा है और उसके अगर परिवार में 10 लोग हैं तो उनकी सभी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं अपने हिसाब से उन्हें नगद वेतन देने की शुरुआत करूंगा। तो एकता प्रथा को पूर्णतः बंद किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक है। आंशिक रूप से अगर बंद कराने की बात आपसे पूछता किसने कराया था, तो बलबन ने कराया था, आंशिक रूप से बंद कराया जाता था, ठीक है। इसने तीसरा काम किया था, हुलिया लिखवाना शुरू किया था, ठीक है, हुलिया लिखवाना शुरू किया था। चौथा इसने काम किया था, चौथा इसने काम किया गया था, घोड़ा दागने की प्रथा चलाई थी। घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा में होता क्या था कि बहुत सारे जो लोग थे वो घोड़े पर अपनी सवारियां ढोते थे, ठीक है। तो इसने एक प्रथा चलाई कि कुछ घोड़े जो हैं युद्ध के लिए हैं वो युद्ध के लिए ही रहेंगे। तो इन्होंने जो घोड़े युद्ध के लिए थे उन पर एक निशान लगाया था कि इनसे जो पहचान हो सके कि सवारी ढोने वाला घोड़ा कौन सा और युद्ध वाला घोड़ा कौन सा है। पाँच में इन्होंने काम किया था भू राजस्व, जिसमें इसने 50% कर दिया था। इसका मतलब क्या था कि जो भी मतलब भूमि से जो भी जो भूमि मतलब वहाँ निवास करते थे लोग, जो भी भूमि करते थे, अगर उसमें 10 किलो किसी का उपज हुई है, 10 किलो किसी को उपज हुई है, तो 5 किलो सीधा जाएगा राजा के पास और 5 किलो का वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। भू राजस्व कर 50% मतलब उसमें राजा को देना होता था। छठा काम किया था इसने खुम्स कर। खुम्स कर किससे संबंधित था, लूट से संबंधित था, जिसका 4/5 कर रखा था। मतलब इसका क्या था कि जैसे मान लो आपने कहीं से 5 चीज़ लूटी तो 5 में से 4 जाएगी राजा को और एक खुद के पास रहेगी। खुम्स कर का मतलब था जैसे दिल्ली में ही शासन था, दिल्ली से अगर कोई बाहर से कुछ धन वगैरह कोई लूट कर लाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राजा की थी कि कोई इस पर उंगली तक नहीं उठा सकता था। इसी वजह से क्या था कि 5 में से मतलब ये मान लो कि 100% अगर किसी ने चुराया तो 80% किसके पास रहेगा, राजा के पास रहेगा, और 20% जो चुरा कर लाने वाला है, ठीक है, जो चोरी करके लाने वाला है। इसी के समय पर दान की भूमि को खालसा कहा गया था, ठीक है। ये एक लाइन अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि माना गया है, ठीक है। हालांकि अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था, लेकिन फिर भी इसको जो दरबारी कवि माना गया है वो किसका माना गया है, अलाउद्दीन खिलजी का माना गया है। अमीर खुसरो को एक गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जिनका मैंने भी बताया था कि उन्होंने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था, 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। और इस अमीर खुसरो ने कितने का देखा था, 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।